पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवा रखा है। मैंने खुद पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 10 साल पहले से इन्वेस्टमेंट करवा रखा है। तो 10 सालों से मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगातार पैसे इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। लेकिन अभी साल है 2024 और अभी हमारे पास बहुत नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ चुके हैं। चाहे म्यूचुअल फंड की बातें करें या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग की बातें करें, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बातें करें, और बहुत सारे ऐसे नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो अभी हमारे पास आ चुके हैं। बहुत सारी नई नई इन्वेस्टमेंट की जरिया भी खुल चुका है। तो अभी साल 2024 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये जो नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसके सामने कहाँ दिखती है, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे साल 2024 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना वाकई में बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। तो प्रोज एंड कॉन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड की आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बातें करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अकाउंट है जो गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर हम चाहें तो बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो पोस्ट ऑफिस पर जाकर खुलवा सकते हैं। जो फीचर्स है बैंक में अगर हम खुलवाएंगे या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर हम जाकर खुलवाएंगे तो फीचर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड की एक ही होती है। बहुत सारे लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवाते हैं तो वहां पर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन तो अगर हम बैंक में जाकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खुलवाते हैं तो। लेकिन जो फीचर है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की दोनों ही जगह, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर बैंक हो, लगभग लगभग नहीं बल्कि सेम ही होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो रखी गई है 15 सालों की, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 7.10%। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करती है। तो कभी ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ती है तो कभी घटती है, तो कभी इसे सेम ही रखा जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1.5 लाख रुपए। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, और ये जो लोन की फैसिलिटी है ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर टू द कंप्लीशन ऑफ 5th फाइनेंशियल ईयर तक ही मिलती है, और उसके बाद हमें पार्शियल विड्रॉल हर साल के हिसाब से मिल जाती है। तो मेनली अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ब्रीफली समझे तो यही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बातें कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के एडवांटेज के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी एडवांटेज जो हमें मिल जाती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो मिलती है इसकी टैक्स एग्जम्पशन की एडवांटेज। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हमें ट्रिपल ई टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट मिल जाती है, यानी कि एडवांटेज मिल जाती है। ट्रिपल ई का मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब जो पहला एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है अंडर 80C टैक्स रिबेट। हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में, तो उस अमाउंट को डायरेक्टली हमारे जब भी हम टैक्स रिटर्न की फाइल सबमिट करेंगे तो वहाँ पर अंडर 80C टैक्स की रिफंड के तौर पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल हमारी टैक्स की रिफंड मिल जाती है हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। अब जो दूसरी एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है TDS की एग्जम्पशन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जितनी भी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर हमें मिलेगी उस पर हमें एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ता है। और जो तीसरी एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है इनकम टैक्स की एग्जम्पशन। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जब मैच्योर होगी, जो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी हमें पैसे मिलेंगे, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी उस इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। पार्शियल विड्रॉल के समय भी जो भी पैसे हमें मिलेंगे उन पैसों पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी भी अन्य फाइनेंशियल, चाहे वो पुराना फाइनेंशियल ऑप्शन हो या फिर जो नए फाइनेंशियल प्लान है उन फाइनेंशियल प्लान में नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसी अकाउंट है जहाँ पर हमें ट्रिपल ई टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है। दूसरी एडवांटेज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्टेबल रिटर्न। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जैसे मैंने आपसे कहा जो भी इंटरेस्ट रेट है वो एवरी क्वार्टर उसे रिव्यू किया जाता है, कभी ये बढ़ती है कभी इसे घटाया जाता है तो कभी इसे सेम ही रखा जाता है। लेकिन अगर हम लास्ट 10 सालों की इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी भी 7% से नीचे नहीं आई, और कभी कभी तो ये 7.5 से लेकर 8% के बीच में भी चली गई है। तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो तो जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो सिक्योर रहते भी है,
और रिटर्न भी साथ में सिक्योर रहता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। तीसरे एडवांटेज की अगर हम बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने की वजह से जो भी हमारे पैसे हैं वो लॉक रह जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर लॉक रहते हैं तो जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर जो कंपाउंड होती है इंटरेस्ट, उसको अगर जोड़ ले तो एक अच्छी खासी मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिल जाती है, विदाउट टैक्स मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिल जाती है। तो लॉन्ग टर्म होने की वजह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जैसे एडवांटेज भी है तो वैसे डिसएडवांटेजेस भी है, जो मैं आगे आपसे बातें करने जा रहा हूँ। चौथी एडवांटेज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, वो है इसकी एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 सालों की, लेकिन उसके बाद अगर हम चाहें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम 5-5 सालों के लिए एक्सटेंड करते जा सकते हैं। तब तक एक्सटेंड करते रह सकते हैं जब तक कि हम ना चाहे अपने पैसे को निकाल लेना। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर 15 सालों के बाद मैच्योर हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर से इसे 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर देंगे। जो बेनिफिट से सेम मिलेगी, कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है उससे अगर हम सेम रखते हैं तो जो हमारी इंटरेस्ट है वो भी सेम ही मिला करेगी। तो उसके हिसाब से फिर से अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम फिर से 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम टैक्स फ्री जो अपनी कंट्रीब्यूशन है या फिर जो अपनी इनकम है उसे जितने सालों के लिए चाहे उतने सालों के लिए एकोमुलेट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत। तो ये एक ऐसा फीचर है जो किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट स्कीम में हमें नहीं मिलता है। और जो लास्ट एडवांटेज की अगर हम बातें करें तो लास्ट एडवांटेज आ जाती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें लिक्विडिटी हमें मिल जाती है, लोन की फैसिलिटी हमें मिल जाती है, साथ में पर्सनल विड्रॉल की भी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। तो जब हमारी इमरजेंसी फंड की नीड आ जाती है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से हम पूरे पैसे तो नहीं लेकिन थोड़े पैसे तो निकाल ही सकते हैं अपनी इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब बातें कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहली डिसएडवांटेज जो कि उसकी एडवांटेज के तौर पर मैंने आपसे कहा था उसे डिसएडवांटेज के तौर पर भी हम देख सकते हैं, और वो है इसकी लॉन्ग टर्म की मैच्योरिटी। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी होती है 15 सालों की, तो जो हमारे पैसे हैं वो 15 सालों के लिए लॉक हो जाते हैं। तो पर्सनल विड्रॉल की फैसिलिटी तो हमें मिल जाती है, लेकिन ये जो पैसे लॉक हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक्सट्रीम इमरजेंसी में अगर हम चाहे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसे को नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज के तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज है इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रखा गया है एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे भी है तब भी अगर हम चाहे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो कि किसी व्यक्ति के लिए तो ये डिसएडवांटेज के तौर पर आप इसे देख ही सकते हैं। तीसरी डिसएडवांटेज इसकी इंटरेस्ट रेट आ जाती है, चूंकि इसकी इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहती है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है अगर हम दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम चाहे हम म्यूचुअल फंड की बातें करें या फिर गोल्ड की बातें करें, आरबीआई बॉन्ड्स की बातें करें, तो उन इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाती है या फिर जो हमें रिटर्न मिल जाती है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो उसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड थोड़ा सा ओल्ड स्कूल अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो चुका है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें अभी जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे कि एसआईपीज हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो, आरबीआई बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो डायरेक्ट ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंटरेस्ट से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म की जो भी रिटर्न है उसको कंपेयर करें तो मेनली यही है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब साल 2024 में अगर मुझसे पूछा जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनको टैक्स की रिबेट की आवश्यकता है। अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेरे हिसाब से आपके लिए अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है तो आपके लिए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बिल्कुल ही नहीं है। आपको जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो उसके बेसिस पर आपकी जो रिटर्न भी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी अगर हम कंपेयर करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड को किसी भी दूसरी जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके साथ। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है और आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पर आप 1.5 लाख रुपए तक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स की रिफंड भी ले सकते हैं और साथ में जो रिटर्न है वो अच्छी खासी है, अच्छी खासी रिटर्न भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपके मन में अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई डाउट रहे हैं तो अभी दूर हो गए होंगे।
और अगर दूर हो गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।